नमस्कार साथियों। पिछली कक्षा में हमने संज्ञा प्रकरण के तहत इत संज्ञा और लोप संज्ञा के सूत्रों का अध्ययन किया था। उसी प्रकरण को हम आगे बढ़ाते हुए आज आगे का सूत्र लेते हैं, जिन्हें हम कहते हैं सहिता संज्ञा या जिससे प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र भी कहते हैं, जिनसे प्रत्याहार बनाए जाते हैं। जैसा कि हमने प्रारंभ में ही माहेश्वर सूत्र के आधार पर प्रत्याहार किस प्रकार से बनाए जाते हैं इसका अध्ययन हम कर चुके हैं। फिर भी अपना प्रकरण चल रहा है, तो एक बार पुनः आप लोग समझ लें कि प्रत्याहार का निर्माण किस तरह से होगा। सूत्र आता है सहिता संज्ञा का आदिर्मतीयेन सहिता। आदिरंत्येन सहिता। अब देखिए ये सूत्र कह रहा है कि आदि वर्ण से युक्त अंतिम इत से युक्त अंतिम इत से युक्त आदि वर्ण, अंतिम इत से युक्त आदि वर्ण अपनी तथा अपने सवर्णों की संज्ञा को, अपनी तथा अपने सवर्णों की। अब देखो इसमें ये कह रहा है कि अंतिम इत का मतलब प्रत्येक माहेश्वर सूत्र का अंतिम वर्ण है वो इत संज्ञक होता है। उससे युक्त, उससे पहले जो भी वर्ण आएगा वो वर्ण, और उस वर्ण और उस इत संज्ञक वर्ण के बीच में जितने भी मध्यगत वर्ण है उन सब की ये संज्ञा बताएगा। तो जैसे हम माहेश्वर सूत्र लिखते हैं यहाँ पर, जैसे अ ई ऊण रील रि क इ ओंग ए य उच्च। जैसे मान लो ये अपन ने प्रथम 4 सूत्र माहेश्वर सूत्र के लिखे हैं, तो इनमें देखिए अंतिम इत। अब ये कह रहा है कि अंतिम इत, तो अंतिम इत में से हमने ले लिया यहाँ से क, ये इत ले लिया, और इससे पहले हमने एक वर्ण ले लिया अ। तो अंतिम इत से युक्त आदि वर्ण यहाँ क्या आ रहा है अ आ रहा है। तो अंतिम इत से युक्त ये आदि वर्ण जो अ है वो अपनी तो संज्ञा बताएगा, लेकिन अपने मध्यगति अ और क के बीच में भी जितने वर्ण आ रहे हैं उन सब की भी ये संज्ञा बताएगा। तो जैसे मान लो अपन शुरुआत करें, तो सबसे पहले यहाँ आ रहा है अ, फिर आ रहा ई, फिर आ रहा उ। ऋण इत संज्ञक वर्ण है, इसको वर्णों में नहीं गिना जाता है, ये अपन पहले ही बता चुके हैं। तो अगला वर्ण आ जाएगा सीधा अपने पास यहाँ री, फिर आ जाएगा ली। बस क आ गया, क वापस हट जाएगा क्योंकि इत संज्ञक वर्ण है, इसकी गणना यहाँ पर नहीं होगी। तो ये अपने अत प्रत्याहार के वर्ण हो गए। इसी प्रकार से यहाँ यदि मान लो इक लिख दिया जाए तो अपन प्रारंभ कहाँ से करेंगे, ई से करेंगे। या अत था तो अ से प्रारंभ किया, इक है तो ई से प्रारंभ करेंगे। उसी प्रकार से यदि मान लो यहाँ पर ए च लिख दिया तो उस पर प्रारंभ कहाँ से करेंगे, ए से। अब आदि वर्ण ए हो गया यहाँ इस प्रत्याहार के संबंध में। आदि वर्ण का मतलब ये नहीं केवल माहेश्वर सूत्र का आदि वर्ण शुरुआत का जो हो आ रहा वहीं से प्रारंभ करें, इस कंफ्यूजन में नहीं रहना है। आदि वर्ण का मतलब है जो प्रत्याहार बताया जाता है उस प्रत्याहार का आदि वर्ण। जैसे यहाँ एच प्रत्याहार है, तो एच प्रत्याहार का आदि वर्ण कौन है, ए। अंतिम इत कौन है, च। अब ये ए अपनी और अपने मध्यगति च के बीच तक आने वाले सारे वर्णों की संज्ञा बताएगा। तो यहाँ पर ये आ जाएगा ए, फिर ओ, ग हट जाएगा, फिर ऐ और फिर औ, च हट जाएगा। इस तरह से एच प्रत्याहार के वर्ण हो जाएंगे ए, ओ, ऐ, इस तरह से प्रत्याहार का निर्माण अपन पहले कर चुके हैं, तो इसको अपन ज़्यादा डिटेल में अब यहाँ न लेकर के अगला सूत्र हम लेते हैं जो कि उच्चारण से संबंधित है। किसी भी वर्ण का उच्चारण है वो लगने वाले समय के अनुसार उसको बांटा जाता है उच्चारण काल के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत के रूप में। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत संज्ञा, तीनों संज्ञा एक साथ होगी, ह्रस्व संज्ञा, दीर्घ संज्ञा और प्लुत संज्ञा। सूत्र है उकालो दिगजरस्व, उकालो अजरस्व दीर्घ प्लुत, उकालो
जस्व दीर्घ प्लुत उकारो अजरस्व दीर्घ प्लुत। अब देखो इसमें संधि विच्छेद करें अपन तो ऊ और काल, काल का मतलब होता है समय, काल प्लस अच प्लस रस्व दीर्घ प्लुत, ये है। तो यहाँ पर ये संधि हो रही है, अपन आगे संधि में पढ़ेंगे। जयो हो अन्यत्र सियाम सूत्र आएगा, उसमें पर सवर्ण संधि का सूत्र है, उसके अनुसार ही हो जाएगा। अब ऊ काल, ऊ में लगने वाला समय, ऊ में लगने वाला समय का मतलब ऊ के उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार, उकार के उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार एक अच है वो क्रमशः ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञक होता है। अब उकार के उच्चारण काल का ऊ का ही उदाहरण क्यों दिया? मुर्गे की आवाज आप लोगों ने सुनी होगी, कम समय, अल्प समय में उच्चारण, बिल्कुल ही कम समय में वो ह्रस्व हो जाएगा, ये दीर्घ हो जाएगा, थोड़ा सा उच्चारण में समय लगेगा, और ये इसमें थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा। इसको अपन प्लुत को संज्ञा के आधार पर, ये हो गया एक मात्रिक, इसको हम कहेंगे एक मात्रिक, इसको कहेंगे अपन द्विमात्रिक, और यहाँ पर तीन का संबंध बताया गया है तो ये हो जाएगा त्रिमात्रिक। तो एक मात्रिक, ह्रस्व, द्विमात्रिक, दीर्घ, त्रिमात्रिक, प्लुत। तो इस प्रकार से ये तीन प्रकार के स्वर हो जाएंगे उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे अ एक मात्रिक है यहाँ पर, तो ये क्या कहलाएगा? ह्रस्व कहलाएगा। उसी प्रकार से यदि मान लो दीर्घ है तो दीर्घ में अ प्लस अ, तो क्या हो जाएगा? आ। अब कितनी मात्राएं हो गई? दो मात्राएं हो गई, तो ये क्या कहलाएगा? दीर्घ कहलाएगा। इसी प्रकार से हमें प्लुत का लिखना है तो अ प्लस अ, तीन मात्राएं हो गई, तो इन तीन मात्राओं को मिला के आ, ये प्लुत हो गया। तो एक मात्रिक, ह्रस्व, द्विमात्रिक दीर्घ और त्रिमात्रिक है वो प्लुत कहलाएगा। तो इस प्रकार से एक स्वर के अपन तीन भेद कर सकते हैं उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अब इन्हीं के वापस तीन तीन भेद और हो जाएंगे, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तो उदात्त संज्ञा, अनुदात्त संज्ञा और स्वरित संज्ञा। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। तो उदात्त संज्ञा का सूत्र आता है उच्चैर उदात्त। अपन तीनों साथ में लेके चलते हैं इनको। उच्चैर उदात्त, अनुदात्त का आता है नीचैर अनुदात्त और समाहार स्वरित। समाहार स्वरित। अब उच्चैर उदात्त यानी तालु आदि जो अपने उच्चारण स्थान है, प्रत्येक वर्ण का एक निश्चित उच्चारण स्थान होता है, तो तालु आदि भागों वाले उच्चारण स्थानों के ऊपरले भाग से जिसका उच्चारण किया जाए, ऊपरले भाग से, यहाँ पर ये ध्यान रखें, देखो ऊपरले भाग से कई बार एक किंवदंती हो जाती है कि छोटी कक्षाओं में पढ़ते हैं या फिर ये धारणा बन जाती है उच्चैर उदात्त यानी जिसका जोर से उच्चारण करना हो उदात्त है, नीचैर अनुदात्त जिसका कम आवाज में वॉल्यूम थोड़ा धीमे हो, कम हो, वो अनुदात्त हो जाएगा, और दोनों का मिक्स है वो स्वरित हो जाएगा। ये गलत तो व्याख्या हो जाती है। उच्चैर उदात्त का मतलब है कि आप तालु आदि स्थानों के ऊपरले भाग से जिस वर्ण का उच्चारण हो, जिस अच का उच्चारण हो, वो कहलाएगा उदात्त। और तालु आदि भागों के निचले भाग से जिसका उच्चारण हो उसको कहेंगे अनुदात्त। और जिसमें उदात्तत्व और अनुदात्तत्व दोनों के धर्म विद्यमान हो, उदात्तत्व भी हो और अनुदात्तत्व दोनों के धर्म विद्यमान हो, वो कहलाता है स्वरित। अब हम व्याकरण में, लौकिक व्याकरण में है वो ज्यादातर क्या करते हैं
उदात्त वर्णों के आधार पर ही अपन सारा पढ़ते हैं। अनुदात, स्वरित और ये सारे वैदिक व्याकरण की बातें हैं। आप लोगों ने वैदिक मंत्रों में पढ़ा होगा। वैदिक मंत्रों में उसके ऊपर इस तरह से कुछ रेखाएं होती है, चिन्ह होते हैं, इनका मतलब होता है उदात्त, स्वरित के ये चिन्ह हैं। तो इनको बस स्वर, इन सबको हम चिन्ह के आधार पर पता कर सकते हैं कि कौन सा उदात्त है, कौन सा अनुदात है। जैसे मान लो ये ह्रस्व अ है, हमने ह्रस्व अ को 3 प्रकार से लिख दिया। अब यहाँ पर अ एक को अपन उदात्त बनाएंगे। अभी यहाँ तीनों उदात्त अवस्था में है क्योंकि किसी प्रकार का कोई भी चिन्ह नहीं है। अब इस अ के नीचे इस तरह से खड़ी रेखा एक अपन ने लिख दी या खड़ी रेखा बना दी, ये हो गया अनुदात्त। इसके ऊपर एक सीधी रेखा हमने खड़ी कर दी, ये हो गया स्वरित। तो अब ये तो हो गया उदात्त, ये हो गया अनुदात्त और ये हो गया स्वरित। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। ये अ तो हो गया उदात्त, ये अ हो गया अनुदात्त, ये अ हो गया स्वरित। अब यहाँ पर देखिए चिन्ह के आधार पर अपन ने इनको 3 भागों में बांट दिया। स्वर अपने पास एक ही है, ह्रस्व अ। ह्रस्व अ को अपन ने 3 भागों में बांटा। उसी प्रकार से दीर्घ अ यानी आ को भी अपन 3 भागों में बांट सकते हैं। ये आ और ये आ उदात्त हो जाएगा, ये अनुदात्त हो जाएगा, ये स्वरित हो जाएगा। तो ये भी 3 प्रकार का हो गया। उसी प्रकार से हम प्लुत को भी 3 तरह से लिख सकते हैं। आ उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तो अब हमने इस स्वर को कितने भागों में बांट दिए हैं? कुल 9 भागों में। 3 ह्रस्वों के भेद हो गए, 3 दीर्घ के भेद हो गए और 3 ही स्वरित के भेद हो गए। ये सॉरी प्लुत के 3 ह्रस्व, 3 ही दीर्घ और 3 ही प्लुत के। तो 9 भेद हो गए। अब इन्हीं 9 भेदों को वापस 2 भागों में बांटते हैं हम। तो इस प्रकार से एक स्वर है वो 18 प्रकार का हो जाएगा। अब अनुनासिक संज्ञा, तो यहाँ तक आप लोगों के क्लियर हो गया होगा कि एक स्वर सबसे पहले अपन उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार एक स्वर को 3 भागों में बांटते हैं। उसमें ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। उसके बाद में ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत तीनों को वापस 3-3 भागों में बांटते हैं। उनमें आ जाता है एक उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। अब उदात्त, अनुदात्त, स्वरित के भेद के आधार पर एक स्वर के अभी तक अपन ने 9 भेद कर लिए। अब उन्हीं 9 भेदों के वापस 2-2 भेद और हो जाते हैं। तो एक स्वर कितने प्रकार का हो जाता है? 18 प्रकार का। तो एक स्वर के 18 भेद माने जाते हैं। अब 18 भेद में ये 2 अगले कौन से 2 भेद हैं? वो आता है अपने अनुनासिक संज्ञा का सूत्र आता है। अनुनासिक संज्ञा, अनुनासिक संज्ञा का सूत्र है मुख नासिका वचनो अनुनासिक। मुख नासिका वचनो अनुनासिक। किसी भी वर्ण का उच्चारण करते समय मुख का प्रयोग तो किया ही जाता है। यहाँ पर आया अपने मुख नासिका। मुख और नासिका दोनों का जिससे उच्चारण हो अनुनासिक हो जाएगा। मुख सहित नासिका से जिस अच का या जिस वर्ण का उच्चारण हो उन्हें हम क्या कहेंगे? अनुनासिक कहेंगे। अनुनासिक अच को अपन प्रदर्शित करने के लिए चंद्र बिंदु का निशान लगाते हैं उसके ऊपर। तो इससे अपने को पता चल जाता है कि ये जो वर्ण है वो क्या है? अनुनासिक है। तो मुख सहित नासिका से, तो अभी अपन ने ये जो 9 प्रकार के जो अच अ को लिया अभी अपन ने, तो 9 प्रकार का अपन ने जो ये लिखा था, जैसे ह्रस्व है, ये ह्रस्व है, तो ये हो गया उदात्त, ये हो गया अनुदात्त, ये स्वरित। उसी प्रकार से दीर्घ के में अपन ने लिखा था आ उदात्त, आ अनुदात्त, आ स्वरित। उसी प्रकार से हमने प्लुत में लिखा है आ उदात्त, आ अनुदात्त और आ स्वरित।
अब इन्हीं को वापस दो भागों में बांटेंगे अपन। एक, ये सारे अनुनासिक हैं क्योंकि अभी अनुनासिक भेद नहीं किया। अब इसी को अपन दो भागों में बांटते हैं, तो एक भेद इनका हो जाएगा अनुनासिक, यानी मुख सहित नासिका से इसका उच्चारण करें, और एक भेद हो जाएगा अनुनासिक, जिसका सिर्फ मुख से उच्चारण जो मूल रूप में भी लिखे गए हैं ये। तो इसको अपन अब दो भागों में बांटते हैं अपन, तो अ और अ, दो हो गए अ। उसी प्रकार से अनुदात है, ये भी दो हो जाएगा, ये भी दो हो जाएगा, ये दो हो जाएंगे, ये दो हो जाएंगे, यानी पूरे 9 भेद के दो भेद होकर के कितने भेद हो जाएंगे? 18 भेद हो जाएंगे। इसी प्रकार से अपन इसको भी लिखें, तो जैसे मान लो ये इसी प्रकार से इसको अपन लिखें, ये तो कितने भेद हो गए? ये 6। इसी प्रकार से 6 भेद यहाँ हो जाएंगे, और इसी प्रकार से 6 भेद यहाँ लुत में हो जाएंगे, और 6 + 6 + 6 = 18। तो एक स्वर के इस प्रकार से ये 18 भेद हो जाएंगे। अब प्रश्न ये भी है कि प्रत्येक स्वर के 18 भेद होते हैं? नहीं होते हैं। तो कौन कौन से स्वर के 18 भेद होते हैं और कौन कौन से स्वर के हैं वो कम भेद होते हैं, वो अपन अभी देखते हैं। जैसे मान लो स्वरों में अपने पास है अ, ई, उ और री। इनके प्रत्येक के 18 भेद होते हैं। अ के 18 भेद, ई के 18 भेद, उ के 18 भेद, री के 18 भेद हो जाते हैं। ली एक स्वर आता है अपने पास, इसके 12 भेद होते हैं। इसके 12 भेद होने का कारण है कि इसका दीर्घ भेद नहीं होता। दीर्घ भेद नहीं होता तो एक सारणी हटेगी, एक हटेगी तो 6 भेद कम हो गए, इसीलिए 12 प्रकार का होता है। इसके 12 भेद होते हैं। इसी प्रकार से ए, ओ, ऐ और औ, ये भी 12 प्रकार के होते हैं, क्योंकि इनका ह्रस्व भेद नहीं होता। इनका ह्रस्व भेद नहीं होता, तो ह्रस्व भेद नहीं होने के कारण ह्रस्व के 6 भाग अड़ जाएंगे, तो पीछे दीर्घ और प्लुत के बचेंगे। इसीलिए ये भी 12 प्रकार के होते हैं। क्लियर? अब आते हैं अपने आगे सवर्ण संज्ञा। अब ये वर्ण ये तो अपन ने पढ़ चुके हैं अपन यहाँ पर कि ये जो वर्ण है वो अपने पास यहाँ पर अ, ई, उ, री 18 प्रकार का हो गया, री 12 प्रकार का हो गया, ए, ओ, ऐ, औ है वो 12 प्रकार का हो गया। अब आगे अपन बढ़ते हैं कि क्या ये वर्ण आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं या नहीं होते हैं। तो एक दूसरे से संबंधित होते हैं तो किस प्रकार से होते हैं? तो संबंधित होते हैं, कुछ वर्ण संबंधित होते हैं, कुछ वर्ण नहीं होते हैं। तो जो वर्ण आपस में संबंधित होते हैं वो वर्ण आपस में क्या कहलाते हैं? सवर्ण कहलाते हैं। और जो संबंधित नहीं होते हैं वे आपस में असवर्ण कहलाते हैं। अब कौन कौन से वर्ण सवर्ण होंगे, कौन कौन से वर्ण असवर्ण होंगे, इसके लिए सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्र आता अलग से कि कौन कौन से वर्ण आपस में सवर्ण होते हैं। तब कौन कौन से वर्ण सवर्ण होंगे इसका अध्ययन अपन करते हैं। तो सवर्ण संज्ञा का सूत्र है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। अब देखिए यहां पर एक शब्द आ रहा है तुल्य। तुल्य का मतलब होता है समान। आस्य, आस्य का मतलब होता है उच्चारण स्थान और प्रयत्न। जिन वर्णों के आप उच्चारण स्थान और प्रयत्न समान हो वे वर्ण आपस में सवर्ण कहलाते हैं। तो अब ये अपनी समस्या का समाधान हो गया कि सवर्ण कौन कौन से कहलाएंगे? जिनका उच्चारण स्थान समान हो या जिनका प्रयत्न समान हो। उच्चारण स्थान अभी अपन लिखते हैं। प्रयत्न मुख्य रूप से 2 प्रकार के हो जाते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न के पुनः 5 भेद होते हैं, बाह्य प्रयत्न के पुनः 11 भेद हो जाते हैं। अभी अपन करते हैं पहले उच्चारण स्थान।
तो उच्चारण स्थान के आधार पर अपने किस प्रकार से सवर्ण संज्ञा करते हैं। देखिए अपने पास वर्ण है जैसे अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ और औ। ये तो अपने पास हो गए स्वर। उसी प्रकार से व्यंजन हम लिखें तो क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, ट, ठ, ड, ढ, न, प, फ, ब, भ, म, य, व, र, ल, स, स और फ। ये 33 व्यंजन हो गए। अब हम इनका आपस में संबंध पता करते हैं। सवर्ण संज्ञा के आधार पर उच्चारण स्थान समान होने के कारण सवर्ण संज्ञा हो जाएगी। तो कौन कौन से वर्ण आपस में सवर्ण है उसके लिए देखो सबसे पहले अपन एक सूत्र याद कर लें। सूत्रों के आधार पर सारे वर्ण, अपने एक एक वर्ण याद करने की आवश्यकता नहीं है। संस्कृत व्याकरण की सबसे बड़ी विशेषता यही, आप एक सूत्र याद कर लो, आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला आता है अपने पास अपुह विसर्जनीय नाम कंठ। अपुह विसर्जनीय नाम कंठ। अपुह विसर्जनीय नाम कंठ। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक तो आ रहा है अ, फिर आ रहा कु। कु का मतलब हम पहले भी बता चुके हैं, पूरा क वर्ग। यहाँ पर कु, चू, टू, तू, पू, कु, चू, टू, तू, पू, कु, चू, टू, तू, पू, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो यहाँ पर कु आ रहा है, इसका मतलब पूरा का पूरा क वर्ग। उसके बाद में आ रहा देखिए ह, फिर आ रहा विसर्ग, विसर्जनीय नाम कंठ। इनका उच्चारण स्थान है वो कंठ कहलाएगा। अब विसर्ग यहाँ पर आ रहा, विसर्ग यदि स्वतंत्र रूप से हो तो उसका उच्चारण स्थान कंठ कहलाएगा। लेकिन यदि किसी अन्य वर्ण, जैसे विसर्ग हमेशा स्वर के अंत में ही आएगा, जिस स्वर के अंत में आ रहा है उस स्वर का जो उच्चारण स्थान होगा वही उच्चारण स्थान विसर्ग का हो जाएगा। जैसे मान लो ई से पर विसर्ग आ रहा है तो ई का उच्चारण स्थान तालु है, तो यहाँ विसर्ग भी क्या कहलाएगा, तालु कहलाएगा। तो ये ध्यान रखना। ऊ है, ओष्ठ है, तो ऊ के परे आ गया तो ओष्ठ कहलाएगा। लेकिन स्वतंत्र रूप से यदि विसर्ग का उच्चारण स्थान पूछा जाए तो विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। अन्यथा जिस स्वर के पीछे ये लग रहा है या जिस स्वर से परे आ रहा है उस स्वर का जो उच्चारण स्थान है वही उच्चारण स्थान विसर्ग का कहलाएगा। ये थोड़ा विशेष ध्यान रखना है। फिर आगे आते हैं अपन इचूय सानाम तालु। इचूय सानाम तालु। अब यहाँ भी वही बात है, सबसे पहले तो एक आ रहा स्वर ई, फिर आ रहा है चू यानी च वर्ग, उसके बाद में आ रहा है य, फिर आ रहा है श। इनका जो उच्चारण स्थान है वो क्या कहलाएगा, तालु। अब देखो यहाँ पर अ आ गया, फिर यहाँ ई आ गया, फिर उसके बाद देखो क वर्ग आ गया, क वर्ग को अपन हटा देते हैं यहाँ से। फिर यहाँ पर क्या आ गया, ह आ गया, ये आ गया क। यहाँ आते हैं अपन ई आ गया, च वर्ग आ गया, य आ गया, फिर आ गया ये श। इन वर्णों के उच्चारण, अब ये वर्ण आपस में सवर्ण है, ये ध्यान रखें। ये वर्ण आपस में सवर्ण कहलाएंगे। अ क वर्ग आपस में सवर्ण है, ई च वर्ग आपस में सवर्ण है, यह सब इसका सवर्ण है, ह भी इसका सवर्ण में आ जाएगा। अब ये जो वर्ण इस समूह में, इस सूत्र में जो जो वर्ण आ रहे हैं वो वर्ण आपस में सवर्ण हो जाएंगे। फिर आगे आ जाता है अपना इचोय सानाम तालु के बाद में अगला वर्ग आता है अपना ट वर्ग। तो ऋटूर शाणाम मूर्धा, ऋटूर शाणाम मूर्धा। अब यहाँ देखिए तो आ रहा है रि, फिर आ रहा है टू, टू का मतलब वही ट वर्ग हो जाएगा, फिर आ रहा है रेफ और फिर आ रहा है श मूर्धनीय। तो इनका जो उच्चारण स्थान है वो कहलाएगा मूर्धनीय। अब अपने पास देखिए री ट वर्ग, ट वर्ग के बाद में यहाँ पर देखिए आ रहा है रेफ, ये र, और उसके बाद में क्ष, ये क्ष मूर्धन्य।
तो इनका जो उच्चारण स्थान है वो मूर्धा, ये वर्ण आपस में सवर्ण कहलाएंगे। उसके बाद में आते हैं अपन लृतूल सानाम दंतीय, लृतूल सानाम दंतीय। अब यहाँ देखिए सब एक तो आ रहा है यहाँ पर लृ स्वर है, फिर उसके बाद में आ रहा तू यानी त वर्ग हो गया, फिर उसके बाद में आ गया स और फिर आ गया ल और श, ल और स। तो लृ ये स्वर हो गया, त वर्ग, फिर आ गया ल, ये ल और फिर आ गया ये श। तो इनका जो उच्चारण स्थान है वो क्या हो जाएगा, दंती। ये वर्ण आपस में सवर्ण कहलाएंगे, लृ त वर्ग ल और स। फिर आते हैं अपन उ, उ, पद, मान्य, मानाम, उपपद, मान्यमानाम, औष्ठ, उपपद मान्यमानाम औष्ठ। अब यहाँ देखिए एक तो वर्ण आ रहा है यहाँ पर उ, एक वर्ण यहाँ पर क्या आ रहा है, उ आ रहा है। अब उ आ रहा है तो उ का उच्चारण स्थान क्या कहलाएगा, औष्ठ कहलाएगा। उसके बाद में यहाँ पर क्या आ रहा है, उ। अब देखिए यहाँ पर उ दीर्घ आ रहा है, आगे सब में उ और सु आ रहा था, यहाँ दीर्घ आ रहा है, यहाँ संधि है। उ प्लस उपद मानीय, उ प्लस उपद मानीय। तो यहाँ पर उ का मतलब प वर्ग और एक शब्द आया है यहाँ पर उपद मानीय। उपद मान्य का मतलब है प और फ वर्णों से पहले इस तरह के उल्टा और सीधा चंद्र बिंदु का निशान, आधे चंद्रमा का निशान उल्टा सीधा, ये कहलाता उपद मान्य। तो इनका जो उच्चारण स्थान है वो कहलाएगा औष्ठ, और ये वर्ण आपस में क्या कहलाएंगे, सवर्ण कहलाएंगे। तो यहाँ तक देखिए अपने पास यहाँ पर अब पीछे क्या बचा है, उ आ गया स्वर में, स्वर में पीछे बचे अपने पास ए ओ ऐ औ, ये स्वर में पीछे बचे हैं। और उसके बाद में व्यंजनों में अपने पास एक बचा है व शेष बचा। अब अपन करते हैं व का उच्चारण स्थान। देखिए यहाँ पर ये हो गया उ, प फ ब भ म, ये हो गई, और उसके बाद में अब ये बचा है व। तो व का उच्चारण स्थान देखिए, वकारस्य दंतोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम। व का जो उच्चारण स्थान है वो दंत और औष्ठ दोनों है, दंत से और औष्ठ से भी इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा। तो जहाँ कहीं दंतीय वर्ण की आवश्यकता पड़ती है वहाँ भी ये काम आएगा, जहाँ औष्ठ वर्ण की आवश्यकता पड़ती है वहाँ भी ये काम आ सकता है। उसी प्रकार से फिर पीछे बचना अपने पास देखो ए ओ ऐ औ, ये चार वर्ण पीछे बचे हैं। तो एदितो कंठ तालु, एदितो कंठ तालु, यानी ए और ऐ इनका जो उच्चारण स्थान है वो कहलाता है कंठ तालु। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, एक और लिख लेते हैं फिर बताता हूं मैं। फिर है ओ दौतो कंठ औष्ठम, यानी ओ और औ का उच्चारण स्थान है वो कंठ औष्ठ है। अब यहाँ पर एक विशेष बात ध्यान रखें, ये आपस में सवर्ण है, ए ऐ ओ औ, ये दोनों सवर्ण है, ये दोनों सवर्ण है, ह्रस्व दीर्घ नहीं है। कई बार क्या करते हैं विद्यार्थी कंफ्यूजन में ए ह्रस्व ऐ दीर्घ ये कर देते हैं, ये गलत हो जाता है। ये दोनों आपस में अलग अलग है, इनमें समानता सिर्फ इतनी है, ये दोनों आपस में सवर्ण है और ये दोनों आपस में सवर्ण है। बाकी इसकी स्वतंत्र सत्ता है, इसकी अपनी स्वतंत्र सत्ता है, इसकी भी अपनी स्वतंत्र सत्ता, इसकी भी। तो ये सिर्फ आपस में सवर्ण हो सकते हैं, ह्रस्व दीर्घ आपस में नहीं हो सकते हैं। ये ध्यान रहे क्योंकि अपन ने पहले ही लिख चुके हैं, अपन ए ओ ऐ ओ का ह्रस्व भेद नहीं होता। जब इनका ह्रस्व भेद है ही नहीं तो आपस में ह्रस्व दीर्घ कैसे हो सकते हैं? चारों ही आप अपने आप में दीर्घ है। ठीक है, ये ध्यान रखें। उसके बाद में अब देखिए अपने पास ये सारी चीजें हो गई, सारे वर्ण आ गए अपने पास। अब देखो यहाँ पर ये जो वर्ण है, प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण, इसकी अपन एक संज्ञा करते हैं अनुनासिक। प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण है वो अनुनासिक कहलाता है।
तो यहाँ पर सूत्र आ जाता अपना इसमें भी यम गण नाम नासिका, यम गण ना नाम नासिका, यम गण न, 5 वर्ण हो गए, प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण, इनको कहते हैं अनुनासिक। इनका उच्चारण स्थान क्या कहलाएगा? नासिका। और जिनका उच्चारण स्थान नासिका हो वो क्या कहलाएगा? अनुनासिक कहलाएगा। उसी प्रकार से अनुस्वारसीय नासिका, अनुस्वार का उच्चारण भी क्या होता है? नासिका होता है। अनुस्वार, ये अनुस्वार, बिंदी, किसी भी स्वर के ऊपर बिंदी, वो क्या कहलाएगा? अनुनासिक कहलाएगा। तो इसका उच्चारण स्थान भी क्या कहलाएगा? नासिका कहलाएगा। उसी प्रकार से एक आता है जीवामूल्यस्य, जीवामूल्यम, जीवामूल्यस्य जीवामूलम। जिस प्रकार से प फ से पहले अपन ने उल्टा सीधा चंद्रबिंदु किया था, उसी प्रकार से क और ख से पहले इस तरह से उल्टे चंद्रबिंदु का निशान, चंद्रमा का निशान, आधे चंद्रमा का, ये कहलाता है जीवामूल। और इनका उच्चारण स्थान है जीवामूल, जीवामूल्य का जीवामूल इनका उच्चारण स्थान है। तो ये अपने उच्चारण स्थान हो जाएंगे। अब एक वार्तिक आता है उच्चारण स्थान में, जो री और री वर्ण की सवर्ण संज्ञा करता है। री वर्ण है और री वर्ण दोनों अलग अलग है। री का उच्चारण स्थान है वो मूर्धा है, री का दंती है, दोनों का कोई संबंध नहीं हो सकता। लेकिन वार्तिक लिखा गया, वार्तिककार ने एक वार्तिक लिखा है, री ली वर्णयोर, री ली वर्णयोर मिथ सावर्ण्यम वाच्यम, सावर्ण्यम वाच्यम। इन री और री, इन दो वर्णों को सवर्ण कहना चाहिए। री और री दोनों वर्ण आपस में क्या कहलाएंगे? सवर्ण कहलाएंगे। तो री के 18 भेद और री के 12 भेद इक्वल टू दोनों मिलके 30 प्रकार का। आगे उरण रपरह एक सूत्र आता है, उसमें ये लिखा आता है स्पष्ट रूप से री 30 प्रकार का कहा गया है। तो री 30 प्रकार का इसीलिए कहा गया है कि री के खुद के 18 भेद हैं और री के 12 भेद हैं, दोनों मिलके 30 भेद हो जाते हैं। इसीलिए इनको आपस में सवर्ण कहा गया। इस वार्तिक के आधार पर री री वर्णयोर मिथ्सावर्ण्यम वाच्यम। तो ये तो हो गए अपने यहाँ पर उच्चारण स्थान। आस्य जिसकी अपन ने बात की। अब आते हैं अपन प्रयत्न पे। प्रयत्न है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आभ्यंतर प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न। तो पहले अपन आभ्यंतर प्रयत्न देख लेते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न में सबसे पहले भेद आता है वो आता है स्पृष्ट, फिर आता है ईषद स्पृष्ट, फिर आता है ईषद विवृत, ईषद विवृत, फिर आता है विवृत और फिर आता है संवृत। ये 5 भेद हो जाते हैं। जैसे स्पृष्ट, स्पृष्ट में क से म तक 25 वर्ण, पांचों वर्ग आ गए, तो क से म तक जितने 25 वर्ण है वो सारे कहलाते हैं स्पृष्ट वर्ण। ईषद स्पृष्ट में आ जाते हैं य व र ल, जिनको अंतस्थ वर्ण भी कहा जाता है। अब इनको अंतस्थ वर्ण कहने का मतलब है कि इनका उच्चारण करते समय श्वास वायु को, श्वास को अंदर की तरफ खींचा जाता है, इसलिए इनको अंतस्थ कहते हैं, य र व ल। उसी प्रकार से ईषद स्पृष्ट में आ जाते हैं श श स, ऊष्म वर्ण भी कहा जाता है इनको। इनको ऊष्म वर्ण इसलिए कहा जाता है कि इनका उच्चारण करते समय शीतकार के साथ गर्म श्वास बाहर निकलती है, इसलिए इनको ऊष्म वर्ण कहा जाता है। फिर आ जाता है विवृत। विवृत में आपके सभी स्वर आ जाएंगे, जितने भी स्वर वो सारे विवृत कहलाएंगे। और संवृत में सिर्फ ह्रस्व अ, ह्रस्व अ ही आएगा, बाकी कोई भी स्वर नहीं आएगा, नहीं अ का दीर्घ भेद आएगा, सिर्फ ह्रस्व अ है वो संवृत में माना जाएगा। तो ये अपने हो जाएंगे आभ्यंतर प्रयत्न। तो जिनके आभ्यंतर प्रयत्न समान हो गए वर्ण भी आपस में क्या कहलाएंगे? श्रवण कहलाएंगे। उसी प्रकार से फिर इसका दूसरा भेद है, उस पर आते हैं अपन। दूसरा भेद है इसका बाह्य प्रयत्न।
बाह्य प्रयत्न। अब देखिए बाह्य प्रयत्न के 11 भेद हैं, जिसमें देखिए विवार, श्वास, संवार, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गए। फिर 3 हो गए उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ये 11 भेद हो जाते हैं। विवार, श्वास, संवार, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। अब यहाँ पर देखिए कौन कौन से उदात्त, अनुदात्त, स्वरित का तो अपन चिन्ह के आधार पर अपन पता करते हैं। अब ये अपन देखते हैं कौन कौन से वर्ण इसमें आपस में सवर्ण हो जाएंगे। इसके लिए आप लोगों को सिर्फ 4 पंक्तियां सूत्र के रूप में याद करनी है। सारे बाह्य प्रयत्न अपने आप याद हो जाएंगे, ज़्यादा एक एक वर्ण में उलझने की आवश्यकता भी नहीं है। पहला है खरो, विवारा, श्वासा, अघोषाश्च, खरो, विवारा, श्वासा, अघोषाश्च। यानी खर प्रत्याहार के जितने भी वर्ण हैं, खर प्रत्याहार वो सारे क्या कहलाएंगे? विवार, श्वास और अघोष। विवार, श्वास, अघोष। तो खर प्रत्याहार में ख फ छ ठ थ च ट त व क प य स स स ये सूत्र आते हैं। तो ख फ छ ठ थ च ट त क प स श श। फिर दूसरा आता है हसो, समारा, नादा, गोसाश्च। यानी हस प्रत्याहार के वर्ण। हस प्रत्याहार में हय वर्ण से ज ब ग ड 10 सूत्र तक आ जाते हैं। तो हय वरल यम गण न ज ब ग ड द ज ब ग ड द यहाँ तक आ जाएंगे। तो हस प्रत्याहार में जितने भी वर्ण आते हैं वो आते हैं नाद, समार, नाद, घोष, समार, नाद और घोष। फिर तीसरा आता है अपन वर्गाणाम, प्रथमा, तृतीया, पंचमा, यणश्च, अल्प प्राणा। अब देखिए प्रत्येक वर्ग का 5 वर्ग अपने पास, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5 वर्ण। जैसे क वर्ग में क ग ग, च वर्ग में च ज ञ, ट वर्ग में ट ड ण, त वर्ग में त द न, प वर्ग में प ब म। तो पहला, तीसरा, 5वां और यण प्रत्याहार। यण प्रत्याहार में है वो य वरल 4 वर्ण आते हैं, ये कहलाएगा अल्प प्राण। उसी प्रकार से आ जाता है चौथा लास्ट अपने वर्गाणाम, द्वितीया, चतुर्था, सलश्च, महाप्राणा। यानी प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण और शल प्रत्याहार के जो वर्ण है वो कहलाएंगे महाप्राण। तो अब वर्गानाम, द्वितीया, चतुर्था, सलश्च, महाप्राण। तो दूसरा, चौथा और सल में स श श ह ऊष्म वर्ण आ जाते हैं। तो इनका जो बाह्य प्रयत्न हो जाएगा महाप्राण। अब देखो अपन किसी भी सवाल ये पूछ लिया जाता है कि इसके बाह्य प्रयत्न क्या क्या है। तो जैसे मान लो सबसे पहले अपन एक क लेते हैं। तो क के बाह्य प्रयत्न, प्रत्येक वर्ण के 4 बाह्य प्रयत्न माने जाएंगे। तो 4 बाह्य प्रयत्न माने जाएंगे। तो अपन देखो क सीधा अपन जाते हैं माहेश्वर सूत्रों में। क कौन से प्रत्याहार में आता है पहले तो ये देख लें। क कहाँ आएगा? देखो अ, इ, उण, रील, ऋक, ए, ओंग, ऐ, औच, हय, वरट, लण, यम, गण, नम, जब, य, गड, दस, जब, गड, दस, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त।
व क खर प्रत्याहार में आ रहा है, ख के बाद में आ रहा है तो खर प्रत्याहार में आ रहा है ये, तो खर प्रत्याहार में सीधे अपन यहाँ जाते हैं, विवार श्वास अघोष, तो विवार श्वास अघोष, तो 3 तो ये बाह्य प्रयत्न हो गए इसके, विवार श्वास अघोष, और फिर उसके बाद में क है, क वर्ग का पहला वर्ण है, तो पहला वर्ण किस में आता है, अल्प प्राण में आता है, तो ये अल्प प्राण हो गया, अल्प प्राण, तो क विवार श्वास अघोष अल्प प्राण हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि मान लो हम ग, जैसे मान लो ग के बाह्य प्रयत्न अपन पता करते हैं, ग, अब ग कौन से प्रत्याहार में आता है, हस प्रत्याहार में आता है, तो हस प्रत्याहार के वर्ण अपने पास यह हसो संवारनादा घोषाश्च, तो हस प्रत्याहार में ग हस में आता है, तो इसका बाह्य प्रयत्न क्या हो गया, संवार नाद घोष। अब ये अल्पप्राण है या महाप्राण ये पता कर लेते हैं, ग क वर्ग में आता है, क वर्ग का तीसरा वर्ण है, तीसरा वर्ण होने के कारण अल्प प्राण कहलाएगा, तो ये हो जाएगा अल्प प्राण, ग का संवार नाद घोष अल्प प्राण। तो इस प्रकार अपन क से लेकर ह तक प्रत्येक वर्ण का अलग अलग अपन, जैसे क है तो क खर प्रत्याहार में आता है, खर प्रत्याहार में आता है तो विवार श्वास अघोष पहला है तो अल्प प्राण, फिर आता है ख पे, तो ख भी खर प्रत्याहार में आता है तो विवार श्वास अघोष दूसरा वर्ण है तो महाप्राण हो जाएगा, फिर वापस ग पे आते हैं तो संवारनाद घोष अल्प प्राण हो जाएगा, फिर घ पे आते हैं तो घ भी हस प्रत्याहार में आता है संवारनाद घोष चौथा वर्ण है तो महाप्राण हो जाएगा, फिर आते हैं घ पे, घ है वो हस प्रत्याहार में आता है, घ भी तो हस प्रत्याहार में आने के कारण संवारनाद घोष हो जाएगा, फिर पांचवा वर्ण है तो क्या हो जाएगा, अल्प प्राण हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि अपन च वर्ग में च को लें तो च किस में आता है, खर प्रत्याहार में, तो खर प्रत्याहार में विवार श्वास अघोष, फिर पहला वर्ण है तो अल्प प्राण हो जाएगा। तो इस तरह से अपन प्रत्येक वर्ण के बाह्य प्रयत्न पता कर सकते हैं, और जिन वर्णों का बाह्य प्रयत्न समान आ रहा है वो वर्ण भी आपस में क्या कहलाएंगे, सवर्ण कहलाएंगे। तो ये यहाँ तक अपने सवर्ण संज्ञा तक हमने आज पढ़ा है। आगे का टॉपिक है अपन, अगला सूत्र है वो इसी से संबंधित संज्ञा प्रकरण में, अगली क्लास में हम संज्ञा प्रकरण को एक तरह से पूरा खत्म करेंगे मोटे तौर पर। बाकी आगे अलग अलग संज्ञाएं आगे आती रहेगी, ज्यों ज्यों अपन पढ़ेंगे त्यों आगे और भी संज्ञाएं आती रहेगी। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। नमस्ते साथियों।